गुड आफ्टरनून विद्यार्थी मित्रों, माई सेल्फ दर्शन गुरानी, बायोलाइफ बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 13 में हमारा अगला क्वेश्चन है वो आगे बढ़ाने वाले हैं। हमारे चैप्टर्स के अंदर चैप्टर नंबर 13 के अंदर हमारा अगला क्वेश्चन है एडेप्टेशंस, जो हमारा 13.1.3 नंबर का टॉपिक है एडेप्टेशन। उससे पहले हमने 13.1.2 है वो टॉपिक देखा था। उसके अंदर रिस्पॉन्स टू एबोलिटिक फैक्टर्स, जो एनिमल्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो किस तरह से जो एबोलिटिक फैक्टर्स है लाइक टेम्परेचर, एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा को किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, किस तरह से रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं, किस तरह से वो कंफर्म होने की कोशिश करते हैं, किस तरह से वो माइग्रेट होते हैं और किस तरह से वो सस्पेंड होते हैं, और इस तरह से वो किस तरह से हैबिटेट और एडेप्ट होते हैं उसके बारे में बात की। अब हम आगे बात करने वाले हैं एडेप्टेशन। एडेप्टेशन मतलब ओवरव्यू में आपको बता देता हूँ कि वन टाइप ऑफ एडेप्टेशन मतलब कि जो एनिमल्स होता है वो हमने देखा कि किस तरह से वो रेगुलेट करता है, कन्फर्म्स होता है, माइग्रेट होता है, सस्पेंड होता है। मतलब कोई स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर है उसके साथ घुल मिलने की कोशिश करता है और सर्वाइव होने की कोशिश करता है। उसके अंदर बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वो एनिमल्स अपनी जो बिहेवियर एक्टिविटी लाइक वो जो माइग्रेशन करते हैं, बिहेवियर एक्टिविटी के हेल्प से वो सर्वाइव होते हैं। बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वो कन्फर्म्स होके सर्वाइव होते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर के जो एबायोटिक फैक्टर है उसके साथ अपनी बॉडी को चेंज करके, अपनी बॉडी के जो फंक्शंस है, अपनी बॉडी की जो रिएक्शन है, अपनी बॉडी की जो इंटर रिएक्शन है, अपनी बॉडी के अंदर जो रिएक्शन होने वाली उस सब रिएक्शन के चेंज करके, उसके अंदर थोड़े बहुत कुछ चेंज लाके वो अपनी बॉडी के थोड़े बहुत कुछ चेंज लाके वो सर्वाइव होने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कंफर्म्स नहीं हो पाते और रेगुलेट होते हैं। रेगुलेट मतलब हमने देखा कि अपनी बॉडी के अंदर जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज है, अपनी बॉडी के अंदर जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज है, फिजियोलॉजिकल चेंज है, बिहेवियर चेंजेस है, वो सब चेंजेस लाके, मतलब कोई एनिमल्स है वो एटमॉस्फेयर के साथ अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में कैपेबल होता है। लाइक 37 डिग्री जो मेमेलियंस एनिमल्स है वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, वो हमने देखा। उसके बाद बहुत सारे एनिमल्स होते हैं उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल, मतलब जो एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से अपनी मॉर्फोलॉजिक, मतलब अपनी जो बॉडी है उसके कैरेक्टर में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। तो एडेप्टेशंस होते हैं वो 3 टाइप्स के ऊपर वर्क करता है। हमारा टॉपिक है एडेप्टेशन बाय दर्शित सर, माई सेल्फ इज द दर्शित सर। देन आफ्टर I will be start the chapter number 13 organism and population. Our next topic is 13.1.3 adaptation. Then after first is a introduction. I will yearly call you will considering the various alternative available to organism for coping with the extreme in their environment. We have seen that some are able to respond through the content physiological adjustment will other do so behaviorally migrate temporarily to less stressful habitat. These response are so actually their adaptation. So we can say that adaptation in any attribute of the organism, morphological, physiological and behavioral, that enable the organism to survive and reproduce and in its habitat. बहुत नॉर्मल टॉपिक्स है जैसे कि मैंने बात की आपको। यस, तो विल कंसिडरिंग वेरियस अल्टरनेटिव अवेलेबल टू ऑर्गेनिज्म फॉर कोपिंग विथ एक्सट्रीम इन देयर एनवायरमेंटल। हमने देखा कि ऑर्गेनिज्म किस तरह से अपने एक्सट्रीम एनवायरमेंट के साथ कोपिंग, मतलब उसके साथ जिंदा रहने के लिए क्या क्या करता है, रेगुलेट होता है, कंफर्म होता है, माइग्रेट होता है, सस्पेंड होता है। जो हमारा लास्ट टॉपिक था रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, उसके अंदर हमने देख लिया है। आज हम देखने वाले हैं उसके हिसाब से वी हैव सीन दैट सो आर एबल, वी हैव सीन हमने देखा, वी हैव सीन दैट सम आर एबल टू रिस्पॉन्स थ्रू। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उस एबायोटिक फैक्टर को रिस्पॉन्स करते हैं
बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिस्पॉन्स नहीं करते, रिस्पॉन्स थ्रू द कंटेंट फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एबायोटिक फैक्टर को रिस्पॉन्स करते हुए अपनी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उसके अंदर थोड़े बहुत कुछ चेंजेस लाते हैं, एडजस्टमेंट होता है। जैसे कि हम किसी जगह पे नए एटमॉस्फेयर के अंदर एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं, इस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं। विल अदर डू सो बिहेवियरी, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बिहेवियरी चेंजेस होने की कोशिश करते हैं। लाइक अगर उसको वन टाइप ऑफ टेम्परेचर, वन टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर स्पेसिफिक नहीं मिला, मतलब वन टाइप ऑफ टेम्परेचर, कंटेंट टेम्परेचर उसको स्पेसिफिक नहीं मिल रहा है, कंटेंट एटमॉस्फेयर उसकी बॉडी के लिए स्पेसिफिक नहीं है कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, तो बिहेवियरी अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस लाके, बिहेवियरी चेंजेस मतलब किस तरह के चेंजेस, जो ऑर्गेनिज्म माइग्रेट होते हैं, माइग्रेट मतलब बिहेवियरी वो चेंज होता है, वो चल के दूसरी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर हो, जो उसको हैबिटेड हो, उसकी बॉडी उस एटमॉस्फेयर को एक्सेप्ट करे, इस तरह का जो एटमॉस्फेयर है वहां पे चले जाते हैं। और टेम्पररी परमानेंट नहीं होता, लेस स्ट्रेसफुल हैबिटेट, जो लेस स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर अर्थ का जो रीजन होता है वहां पे बहुत सारे एनिमल्स एडेप्ट होने के लिए, एडिप्टेशन होने के लिए चले जाते हैं। दिस रिस्पॉन्स आर ऑल्सो एक्चुअली देयर एडेप्टेशन, सो we can say that adaptation is any attribute of the organism, morphological, physiological and behavioral। इसलिए हम कह सकते हैं कि एडेप्टेशन मतलब एनिमल्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं, फिजियोलॉजिकल अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस ला सकते हैं, और बिहेवियरी अगर उसको और एटमॉस्फेयर और स्पेसिफिक रीजन के अंदर एबायोटिक फैक्टर को रिस्पॉन्स नहीं कर सके तो वन टाइप ऑफ एडेप्टेशन के ही पार्ट वो माइग्रेट होते हैं, उसको हम बोलते हैं बिहेवियरी, बिहेवियरी चेंजेस, मतलब बिहेवियरली वो एडजस्ट हुए, बिहेवियरी एडजस्ट हुए, वो बिहेवियरी वो एडजस्ट होते हैं कोई भी लेस स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर ने, लेस स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर के अंदर, that unable to organism survive reproductive। और एक ऑर्गेनिज्म क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव होना है, साथ साथ में एडेप्टेशन का एक मतलब है कि जहाँ पे ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पे वो जिंदा भी रह सके और अपनी पॉपुलेशन आगे बढ़ा भी सके, मतलब रिप्रोडक्शन भी कर सके और वहाँ पे हैबिटेट, वहाँ पे जिंदा रह सके। इस तरह से बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, जैसे हमने राजस्थान का जो राजस्थान का जो राजस्थान का जो एक नेशनल पार्क था उसके बारे में हमने बात की थी कि कि राजस्थान के अंदर वन टाइप ऑफ एक केवलादेव नेशनल पार्क आया है, केवलादेव नेशनल पार्क आया है जहाँ पे साइबेरियन बर्ड्स आते हैं और हर साल स्पेसिफिक जो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे स्पेसिफिक सीजन में, शायद विंटर के दौरान वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, तो वहां से वो माइग्रेट होते हैं इस केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, मतलब केवलादेव नेशनल पार्क के अंदर आते हैं, वो सर्वाइव होते हैं वहां पे, 3-4 महीने रहते हैं वहां पे, वो रिप्रोडक्शन भी अच्छे से कर सकते हैं और उस एटमॉस्फेयर के साथ वो हैबिटेट भी है। उसके बाद हमें फर्स्ट एडेप्टेशन के अंदर देखना कि किस तरह से प्लांट्स होते हैं वो एडेप्ट करते हैं। यहाँ से हमारा एक टॉपिक स्टार्ट होता है कि प्लांट्स एडेप्टेशन। प्लांट एडेप्टेशन के लिए अपनी मॉर्फोलॉजिकल क्या क्या चेंजेस करता है, फिजियोलॉजिकल उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, और बिहेवियरी some changes are also reproduced expressed in behavioral changes in plants. So we will talk to plants adaptation. Many desert plant have a think cuticle on their leaf surface। वो एक प्लांट का लीफ है, वो लीफ है वो अपनी सरफेस पे क्यूटिकल का बना हुआ एक थिंक, ऐसा एक थीन लेयर रखते हैं। यहाँ पे देखते हैं लीफ सरफेस एंड हैव देयर स्टोमा अरेंज इन अ डीप पिट्स। उसका जो स्टोमा होता है जहाँ से O2 CO2 ट्रांसफर होगा, O2 CO2 ट्रांसफर होगा, और उसके साथ उसके साथ उसके साथ साथ जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर पानी की जो वेस्ट है, जो पानी का जो पानी जो वेस्ट होता है उससे भी बचा जा सकता है, मतलब जो ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन की वजह से जो पानी वेस्ट होता है उससे भी बचा जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो स्ट्रोमा होता है वो लीव्स के अंदर इस तरह से कुछ पीट्स मतलब अंदर घुसा हुआ होगा,
मतलब यहाँ से पानी की जो पानी की जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है वो कम होगी। साथ साथ में ये जो क्यूटिकल का जो लीफ सरफेस पे क्यूटिकल का जो लेयर है उसकी वजह से प्लांट्स जो डेजर्ट मतलब जो जहाँ पे पानी की कमी है, जहाँ पे बहुत समर और बहुत सा समर के दौरान बहुत सारी गर्मी होती है जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर होता है, तो उस दौरान इस प्लांट तो माइग्रेट तो नहीं हो पाते, तो इसके लिए अपने जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस करते हैं प्लांट्स के अंदर। इस तरह से कुछ इस तरह के कुछ आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं ये है हमारे पीट्स, मतलब जो स्ट्रोमा है। इस तरह से कुछ अंदर प्लांट की जो लीव्स है उसका जो आउटर लेयर है, इपिथेलियम एपिथेलियम लेयर है, वहां पे इस तरह से कुछ इस तरह से कुछ जो हमारे स्ट्रोमा होते हैं वो डीप पिट्स अरेंज हुए होते हैं। मिनिमाइज वाटर लॉस थ्रू द ट्रांसपिरेशन, क्यों ट्रांसपिरेशन के दौरान जो वाटर लॉस कम हो इसलिए। तो ये ऑल्सो है वो स्पेशल फोटोसिंथेसिस पाथवे, यस मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि जो डेजर्ट प्लांट है जहाँ पे पानी की कमी है, समर के दौरान जो प्लांट को एडेप्ट होना है, जिंदा रहना है पानी की कमी की वजह से, तो उस तरह के प्लांट के पास एक स्पेसिफिक फोटोसिंथेटिक पाथवे है। हम 11th के अंदर चैप्टर नंबर 13 के अंदर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट के अंदर हम देख चुके हैं कि किस तरह से प्लांट होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, और किस तरह से प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए H2O पानी चाहिए, किस तरह से वो पानी को रिमूव करता है, किस तरह से CO2 को एक्सेप्ट करता है, किस तरह से O2 को रिमूव करता है। CO2 को एक्सेप्ट करने वाला जो 5 कार्बन युक्त, तो मतलब जो 5 कार्बन वाला RUBP रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट था, हमारा जो RUBP रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट था वो एटमॉस्फेयर में से CO2 को एक्सेप्ट करता है। देन आफ्टर CO2 होता है वो RUBP के साथ एक्सेप्ट होके C3 पाथवे में जाता है। C3 पाथवे के दौरान 3 PGA एसिड बनता है, 3 PGA ग्लाइको 3 PGA एसिड बनता है। देन आफ्टर ये एसिड है वो देन आफ्टर C4 पाथवे में ट्रांसफर होता है। C4 पाथवे के अंदर 4 कार्बन युक्त एसिड मतलब OAA ऑक्सलो एसिडिक एसिड बनता है। उसके दौरान CO2 ऑक्सलो एसिडिक एसिड में से कहाँ पे चला जाता है, ऑक्सलो एसिड एसिड में से बनता है हमारी स्टार्च बनती है, हमारी शुगर बनता है, और उन दौरान जो O2 होता है वो स्ट्रोमा में से रिलीज होता है, और साथ साथ में पानी के मॉलिक्यूल भी ट्रांसपिरेशन होते हैं। ऐसा कुछ जो ओवरव्यू है हम 11th के चैप्टर नंबर 13 के अंदर देख चुके हैं। तो अब ये जो स्पेसिफिक डेजर्ट प्लांट है उसके अंदर एक स्पेसिफिक वन टाइप ऑफ स्पेसिफिक पाथवे है फोटोसिंथेसिस का, उसको नाम दिया है CAM फोटोसिंथेटिक पाथवे। CAM फोटोसिंथेटिक पाथवे, उसका पूरा नाम मैं आपको बता दूं, CMA फोटोसिंथेसिस पाथवे मतलब क्रेस्युलिशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, क्रेस्युलिशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे है। उसके अंदर थोड़ा माइनर चेंजेस है कि आपको मैं यहाँ पे पूरी एक फिगर बना देता हूँ। ये वन टाइप ऑफ प्लांट है, ये प्लांट है यहाँ पे, यस। इस प्लांट के अंदर इसके ये जो डेजर्ट रीजन के प्लांट होते हैं उसके अंदर एक ऐसा एडेप्टेशन, एक मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आता है CAM पाथवे के दौरान, कि अब इसके अंदर हम जनरली देखते हैं कि प्लांट के जो स्ट्रोमा होते हैं, जो लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा आया है वो स्टोमेटा दिन के दौरान ओपन रहते हैं। उसके जो गार्ड सेल है वो गार्ड सेल के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स आते हैं। पानी के मॉलिक्यूल्स की वजह से गार्ड सेल टर्गर होते हैं, टर्गर होने की वजह से स्टोमा ओपन होता है और पानी का मॉलिक्यूल रिमूव होता है। उसी दौरान एटमॉस्फेयर में से CO2 इस स्ट्रोमा के अंदर एंटर होगा, स्ट्रोमा की हेल्प से प्लांट के अंदर एंटर होगा, और इस CO2 की वजह से पूरी जो कैल्विन साइकिल, C3 साइकिल, C4 साइकिल एक्टिव होगी, और इसकी वजह से जो पूरी शुगर और स्टार्च बनने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाली है, पूरी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट होनी है। लेकिन यहाँ पे ये जो मेनी डेजर्ट प्लांट है उसके अंदर ये जो प्रोसेस है पूरी उल्टी होती है। उल्टी मतलब कैसे, कि जो प्लांट्स के अंदर जो स्ट्रोमा होते हैं, स्ट्रोमा होते हैं और रात के दौरान मतलब 9 के दौरान ओपन होते हैं और दिन में क्लोज होते हैं। मतलब दिन में क्लोज हो गया उसका मतलब क्या, कि जो दिन में क्लोज होगा तो जिसके हेल्प से ट्रांसपिरेशन कम होगा, कम से कम पानी के मॉलिक्यूल्स यूज हो गए, कम से कम पानी के मॉलिक्यूल्स यूज हो गए। और जो हमारी रात के दौरान
जो CO2 होता है वो इस प्लांट एक्सेप्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में से, जब ये वन टाइप ऑफ जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स स्टोमाटा की हेल्प से, जो CO2 होता है नाइट के दौरान प्लांट्स के अंदर एंटर होते हैं स्टोमाटा की हेल्प से, एंड देन आफ्टर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट करते हैं C4 एंड C3 साइकिल को स्टार्ट करते हुए शुगर और स्टार्च बनता है। मतलब पूरी उल्टी प्रोसेस होते हैं। CAM लास्ट देन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर AM CM पाथवे देखने वाले हैं। उसके बाद सम डेजर्ट प्लांट लाइक ऑप्टिनिया हैव नो लीव्स, जो ऑप्टिनियास होते हैं जिसके पास लीव्स नहीं है, लीव्स की वजह से उसके पास रिड्यूस द spines and the photosynthesis function take over by the flated stem। जो स्टेम्स होता है, जो स्टेम्स की हेल्प से ये जो डेजर्ट के प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते से, और लीव्स नहीं होने की वजह से जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है, जो पानी का जो पानी कम यूज होता है क्योंकि ट्रांसपिरेशन उस प्लांट के अंदर इस तरह के जिस प्लांट के अंदर लीव्स ही नहीं है उस प्लांट के अंदर इस ट्रांसपिरेशन कम होगा, वो हम देख ही चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं CM पाथवे का पूरा जो साइकिल है। आइए मैं आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ कि ज्यादातर हमें पता है कि ज्यादातर प्लांट के अंदर स्टोमेटा होता है, दिन के अंदर ओपन रहता है और रात के अंदर वो बंद हो जाता है। तो इस जो डेजर्ट प्लांट है, जो CMA पाथवे है, यहाँ पे यहाँ पे दिया गया है CMA पाथवे। यस, यहाँ पे लिखा है CMA फोटोसिंथेसिस पाथवे SF डिजर्ट रीजन में जो प्लांट होता है उसी के अंदर ऐसा पाथवे चलता है। यहाँ से स्टार्ट करना है कि स्टोमा नाइट में ओपन होता है, CO2 नाइट में स्टोमेटा की हेल्प से अंदर चला जाता है, और ये CO2 को RUBP होता है जो रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट होता है वो एक्सेप्ट करता है। ये आपको अंडरस्टैंड करने के लिए फिर से चैप्टर नंबर 13 11th स्टैंडर्ड का देखना पड़ेगा। उसके अंदर SiO2 होता है, वो RUBP के साथ जुड़ जाता है और प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होकर C4 एसिड बनाता है। C4 एसिड मतलब ऑक्जेलो एसिडिक एसिड बनता है। वो एक्सोलो एसिडिक एसिड स्टोर होता है नाइट के दौरान C4 एसिड। उसके बाद जब दिन हो जाता है, स्टोमेटा क्लोज होता है। स्टोमेटा क्लोज हुआ मतलब CO2 अंदर आना क्लोज हो गया है, CO2 अंदर आना क्लोज हो गया, और CO2 अंदर आना क्लोज हो गया है। उसी के साथ फिर से C4 एसिड का डिकार्बोजाइलेशन होके CO2 रिलीज होता है, और ये CO2 होता है और C3 एसिड और केल्विन साइकिल के अंदर चला जाता है। केल्विन साइकिल के अंदर RUBP रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट जो प्रोसेस होती है फिर से चलती है और स्टार्च बनता है, और स्टार्च बनने की वजह से जो O2 होता है वो फिर से रिलीज एटमोस्फेयर के अंदर चला जाता है। इसी तरह से यहाँ पे भी एक साइकिल अंडरस्टैंडिंग आपको दिखाया कि मेजोफिल सेल नाइट के दौरान जो लीव्स होते हैं उसके जो मेजोफिल सेल होते हैं वो नाइट के दौरान जो CO2 होता है वो प्लांट्स के अंदर एंटर होता है हेल्प ऑफ स्टोमेटा, मतलब नाइट में स्टोमेटा ओपन होगा, C4 एसिड बनता है। C4 एसिड दिन के दौरान CO2 और ए आप देख सकते हैं केल्विन साइकिल के अंदर घुसता है। केल्विन साइकिल के अंदर C3 एसिड PGA बनाता है, और C3 एसिड की वजह से स्टार्च और शुगर बनता है, और फिर से जो CO2 होता है वो RUBP के साथ ज्वाइंट हो जाता है, और फिर से ये जो साइकिल है इस तरह से पूरी चलती रहती है। ये पूरा है हमारा CAM फोटोसिंथेसिस, बहुत इजी है। आप हमने जो C4 एसिड साइकिल के अंदर हैप्स एंड स्लैग साइकिल जो देखा था वो साइकिल आप अंडरस्टैंड करें तो C3 और C4 साइकिल दोनों को साथ लेके स्टोमेटा ओपन और क्लोज होने की जो प्रोसेस चैप्टर नंबर 13 के अंदर देखी थी वही प्रोसेस है। यहाँ पे मैं डिटेल में इसलिए करवा रहा हूँ कि नीट की एग्जाम के दौरान आपको CMA पाथवे का कोई क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सके, आप अंडरस्टैंड कर सके। Then after we will discuss next topic एनिमल एडेप्टेशन एंड एलएल्स रूल। बहुत बार ऐसा ही हमने प्लांट्स के अंदर एडेप्टेशन देखा कि किस तरह से उसके लिव नहीं होता, किस तरह से CMA स्पेसिफिक फोटोसिंथेसिस पाथवे यूज करता है। अब एनिमल के अंदर एडेप्टेशन होता है तब क्या होता है तो वो हम देख लेते हैं। एनिमल के अंदर जब एडेप्टेशन होता है तो मैं आपको बता दूं कि एनिमल्स के अंदर जब एडेप्टेशन होता है तो मेमेलियंस जो मेमल्स एनिमल्स होते हैं
फ्रॉम अ कोल्डर क्लाइमेक्स, जो बहुत कोल्ड क्लाइमेक्स के अंदर जो रहते हैं, लाइक बहुत सारे जो फॉक्स होते हैं, वो बहुत सारे फॉक्स होते हैं वो कोल्डर रीजन में पाए जाते हैं, तो वहां पे जनरली है वो शॉर्टर ईयर एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस। जो यहाँ पे जो एनिमल्स है उसके अंदर एक एडेप्टेशन होता है। एडेप्टेशन मतलब अपनी जो लिम्स होते हैं और अपने जो ईयर्स होते हैं वो एडेप्ट होके छोटे हो गए धीरे धीरे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंप्लीफाई हो गए, छोटे हो गए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने एक जो थर्मो रेगुलेशन की प्रोसेस थी एनिमल्स के अंदर, उसके अंदर देखा था कि जो स्मॉल वॉल्यूम रखते हैं ऐसे एनिमल्स है, उसके अंदर जो लार्ज अर्थ का जो वॉल्यूम्स होता है, उसकी वजह से इस एनिमल्स के अंदर ये जो कोल्डिंग मतलब ये जो ठंड होती है उसकी इफेक्ट ज्यादा होती है। अब अगर इस एनिमल्स का जो बॉडी पार्ट है वो छोटा हो जाएगा, अपना बॉडी के जो ईयर्स है, उसके जो लीम्स है वो सब कम हो जाएंगे, तो मतलब ये अर्थ ये जो पूरी जो हीट लॉस की जो प्रोसेस है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा एनिमल उतनी ज्यादा हीट ज्यादा रिलीज होगी। क्योंकि ये पार्ट में भी इस पार्ट में भी मेमेलियंस को टेम्परेचर मेंटेन करने में, मतलब बड़े ईयर बड़े लिम्स हो गए तो इस पार्ट के अंदर उसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी ज्यादा करनी होगी, क्योंकि ज्यादा मेटाबॉलिज्म करेगा तभी हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होगी तभी उसकी बॉडी मेंटेन होगी। तो इसके लिए उसने अपने जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, लिम्स और ईयर, उसको छोटा कर दिया। इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं उसके अंदर एडेप्टेशन होके अपने जो ईयर्स और लिम्स होते हैं वो छोटे हो गए, जिसकी हेल्प से क्या होगा कि बॉडी कम हो जाएगी, और कम बॉडी के अंदर उसको टेम्परेचर मेंटेन करना इजी हो जाएगा, टेम्परेचर मेंटेन करना इजी हो जाएगा। तो ये भी बहुत इजी रूल्स है, बहुत बार 2 मार्क्स के अंदर एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द एलएल रूल्स। तो मेमेलियंस फ्रॉम अ कोल्डर क्लाइमेक्स जनरली हैव अ शॉर्टर ईयर एंड लिम्स टू मेंटेन हीट लॉस। In the polar sea, aquatic mammalians like seals have a thick layer of a fat thick layer. Seals have a thick layer of a fat blue blood below their skin that acts as an insulator and reduce the loss of body heat. उसके बाद जो एक्वेटिक एनिमल है से के अंदर पोलर रीजन, मतलब जहाँ पे ठंडा पानी है, इस तरह के जो से है उस रीजन के अंदर जो सील्स नाम की जो मेमिलियंस एनिमल्स हो, वो सर्वाइव होने के लिए अपनी बॉडी के अंदर जो बॉडी की हीट है उसको लॉस होने से बचाने के लिए अपनी जो स्किन होती है उस स्किन के साथ एक बड़ा सा एक लेयर बना देती है, जिसके से अपनी जो हीट होती है, जो टेम्परेचर होता है वो कम लॉस होता है, टेम्परेचर होता है वो कम लॉस होता है। बहुत इजी है। देन आफ्टर वी विल डिस्कस द एल्टीट्यूड सिकनेस। बहुत सारे बाहर जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, एल्टीट्यूड सिकनेस मतलब बहुत बार जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो ह्यूमन बीइंग बहुत सारे ऊंचे रीजन में, मतलब हायर रीजन में, मतलब मोर देन 3000 1500 मीटर जितनी ऊंचाई पे जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड प्लेस के अंदर चले जाते हैं, तो इसकी वजह से ह्यूमन बीइंग और बहुत सारे एनिमल्स को सांस लेने में तकलीफ पड़ती है। उसके बाद थक जाते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ये सारे सिम्टम्स उसके अंदर दिखते हैं। तो इस तरह की जो डिजीज है, इस तरह की जो सिकनेस है उसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। बहुत सारी ऊंचाई पे मतलब हायर एल्टीट्यूड प्लेस के अंदर जाने की वजह से जो सिम्टम्स बॉडी क्रिएट करती है, जो बॉडी के अंदर जो सिम्टम्स क्रिएट होते हैं उसकी वजह से जो होता है, उसकी वजह से जो रिएक्शन बॉडी देती है उसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस के बारे में कभी कभार 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो हमें ये भी ध्यान में रखना है, और ये भी प्रश्न हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये भी सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अब कौन सी कंडीशन में, अब ऐसी कंडीशन में जो हायर रीजन में मोर देन 3000 1500 मीटर जितनी हायर रीजन में अंदर कोई ह्यूमन बीइंग चला जाता है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव होने के लिए वहां पे ऑक्सीजन कम मिलता है। ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से बॉडी के जो बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शन होने लगती है, हार्ट बीट बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं, ह्यूमन बीइंग थक जाता है। तो उस उन
ऐसे दौरान ये सब एनिमल सर्वाइव होते हैं। इन दौरान एनिमल सर्वाइव होने के लिए अपनी जो बॉडी है, वो उस बॉडी के अंदर इस तरह के जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए ह्यूमन बीइंग के अंदर और अदर एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो आरबीसी है वो जनरेट होना ज्यादा, मतलब आरबीसी की जो बनने की जो प्रोसेस है, आरबीसी बनने की जो प्रोसेस है, जनरेशन प्रोसेस, वो बढ़ जाती है। उसकी वजह से जो ऑक्सीजन की कमी होती है वो कम हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, कम हो जाती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो रेड ब्लड सेल है वो किस तरह से ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इंक्रीज करते हैं, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इंक्रीज करते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा रेड ब्लड सेल इतना ज्यादा रेस्पिरेशन होगा। मतलब हम हमारी रेस्पिरेशन को गिने तो हम हमारी जो रेस्पिरेशन है 1 मिनट के अंदर 70 to 75 बार होगी, क्योंकि उतना ही बार हमारा हार्ट बीट होता है। वो हार्ट बीट हमारा एक ही मिनट में 70 to 76 बार हार्ट बीट हमें सुनाई देते हैं। उसी तरह से हम हायर रीजन में गए, अगर हमारी बॉडी को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए तो हमारी बॉडी के अंदर सेल अगर इंक्रीज हो गए, अगर सेल नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो गए, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो ज्यादा करने लगेगी, और जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में से ज्यादा O2 हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा। मतलब 2 3 4 घंटे के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो एल्टीट्यूड सिकनेस का जो प्रॉब्लम होता है हायर एल्टीट्यूड प्लेस के अंदर जाने की वजह से, वो सोल्व हो जाता है। क्यों सोल्व हो जाता है? क्योंकि ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी वहां पे एडेप्ट होने के लिए ऑक्सीजन होता है, सॉरी जो रेड ब्लड सेल होता है उसका लेवल बढ़ा देती है, जिसकी हेल्प से ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी तरह से यहाँ पे एक क्वेश्चन एक सेंटेंस दिया गया है हमारी बुक्स के अंदर कि जो हायर एल्टीट्यूड रीजन के अंदर जो लोग रहते हैं उसका हीमोग्लोबिन जनरली ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि जितने ज्यादा आरबीसी उतना हीमोग्लोबिन होता है वो ज्यादा हो, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है वो आरबीसी की सरफेस पे होता है। इसीलिए हाई एल्टीट्यूड के एल्टीट्यूड्स वाले लोगों का अगर आप हीमोग्लोबिन चेक करें तो जनरली जो लोअर एल्टीट्यूड और मीडियम एल्टीट्यूड प्लेस के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स होते हैं, उस तरह के एनिमल्स की जो उस तरह के जो कोई एनिमल्स है वो सर्वाइव होते हैं। मतलब इस तरह से कुछ एनिमल्स वहां पे उन दोनों के बीच में इस तरह के कुछ डिफरेंस होते हैं, मतलब एडेप्ट होने की कोशिश करते हैं एल्टीट्यूड रीजन के दौरान। तो ये एल्टीट्यूड सिकनेस का भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। हम मैं एक बार यहाँ पे पढ़ लेता हूँ जिसकी हेल्प से आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाए। Yes, some organism possess a adaptation that physiological which allow them to respond so quickly to the stressful situation. If you had ever been to any high altitude place, more than 3,1500 meter Rohtang Pass near Manali and Leh, you must have experienced we experience what is a called is a altitude sickness. It is a symptoms include nausea, fatigues, and heart pul- heart uh, heart, pul- heart palpitations. This is a because is a lower atmosphere pressure of a higher altitudes. The body does not get enough oxygen, great but greatly uh, greatly यहाँ पे greatly you get acclimatize and stop the experiencing altitude sickness। अब इस तरह की altitude sickness को stop करने के लिए how did your body solve this problem? The body components of component low oxygen availability by increase the red blood cell production, decrease the binding affinity of hemoglobin by the increasing the breathing rate. Many tribes live in the higher altitudes of Himalaya. Find out they normally have a higher red blood cell count of total hemoglobin than people living in the plains. तो medium altitude plates रीजन के दौरान जो रीजन के अंदर जो ह्यूमन बींग्स रहते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन बींग जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हिमालय जैसे हाई एल्टीट्यूड प्लेस के अंदर रहते हैं, उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसका लेवल होता है वो ज्यादा होता है। क्यों होता है वो भी आपको
पता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे एक मैंने इमेज देखी है, इमेज रखी है, हाउ टू अवॉइड हाई एल्टीट्यूड सिकनेस इन, कि उसको आपकी ब्रेन के अंदर भी बहुत बार सडनली पेन होने लगता है, पेट के अंदर भी बहुत बार पेन होने लगता है, वॉमिटिंग होती है, ऑक्सीजन कम मिलता है। आप यहाँ पे एक मैंने और भी एक चार्ट दिया है कि आप कितनी फीट की ऊंचाई पे जाए वहां पे ऑक्सीजन का लेवल कितना बन जाता है, ऑक्सीजन का लेवल कितना बन जाता है। तो यहाँ पे 13,000 की ऊंचाई पे ऑक्सीजन का लेवल 32 होता है, 15,000 की फीट की ऊंचाई पे अंदर ऑक्सीजन 39% होता है। इसी तरह से 20,000, 15,000, 10,000 और 5,000 की ऊंचाई पे जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो यहाँ पे बताया गया है। जैसे जैसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऊपर चढ़ता जाए ऑक्सीजन का लेवल कम होता है और उसके अंदर एल्टीट्यूड सिकनेस में दिखाई देती है, एल्टीट्यूड सिकनेस दिखाई देती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारे मोस्ट इंटरेस्टिंग 3 क्वेश्चन हमें एडेप्टेशन के दौरान दिए गए हैं। कि एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट लेक्चर के दौरान भी बात की थी कि जो नैरो टेम्परेचर रेंज है, नैरो टेम्परेचर रेंज है, जैसे कि कोई भी एनिमल्स होते हैं कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर के अंदर ही जिंदा रह सकता है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग है तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड में जिंदा रहते हैं, और बहुत सारे जो आर्किया बैक्टीरिया है, आर्किया बैक्टीरिया है वो हाइड्रोथर्मल वेंट्स और मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है वहां पे जिंदा रहते। तो हाउ इज दिस पॉसिबल, किस तरह से वो जिंदा रह सकते? तो उस क्वेश्चन का आंसर हमें आज मिलने वाला है। यहाँ पे लिखा है दिस इज अ बिकॉज इन अ वार्म ब्लड एनिमल, ऐसे एनिमल जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के अंदर जिंदा रहते हैं उस तरह के एनिमल्स वार्म ब्लड एनिमल्स होते हैं। किस तरह के एनिमल्स बोले जाते हैं? वार्म ब्लड्स एनिमल, मतलब उसका जो खून होता है वो खून आउटर एनवायरमेंट मतलब बाहर का जो टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर के साथ मेंटेन होता है, रेगुलेट होता है, सॉरी कन्फर्म्स होता है। जो हमने कन्फर्म्स एनिमल कन्फर्म करने की जो प्रोसेस के बारे में मैं बात की थी कि आउटर जो आउटर एनवायरमेंटल होता है उसी तरह की कंडीशन इंटर जो एनिमल होता है वो इंटर एनवायरमेंट क्रिएट करता है, तो कन्फर्म होता है। उसकी वजह से वो एनिमल्स की जो बाहर की मतलब आउटर टेम्परेचर और इनर टेम्परेचर मेंटेन होता है, जिसकी वजह से वो सर्वाइव होता है। यहाँ पे दिखा है द हीट दे लॉस इन प्रोपोर्शनल to the surface area, proportional to the surface area of their bodies, which that heat they produce are proportional to their mass. This means that a layer warm blooded, यहाँ पे लिखा है okay, this means that large warm-blooded animals can generate more heat than their loss and they can their body temperature stable more easily। मतलब एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अपनी बॉडी का जो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि एक एनिमल्स है जो फिश है, वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले रीजन में मतलब हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं वहां पे जिंदा रह सकते। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, उसकी बॉडी का जो ब्लड का टेम्परेचर है उतना ही टेम्परेचर आउटर एटमॉस्फेयर है, मतलब आउटर एटमॉस्फेयर है उतना उसका टेम्परेचर है, जिसकी वजह से वो दोनों टेम्परेचर क्या होते हैं? बैलेंस होते हैं, और बैलेंस होने की वजह से वो इजीली सर्वाइव हो सकते हैं इस तरह के एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि किस तरह से जो एनिमल्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर जिंदा रह सकते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस मैनी फिश thrive in Antarctica waters where the temperature is always below zero। Antarctica region है अर्थ का हमारा, वहां पे टेम्परेचर जीरो होता है। जैसे कि हाई टेम्परेचर में ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकते हैं, इसी तरह से जो लोअर टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, उसी रीजन के दौरान भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जिंदा रह सकते हैं। तो हाउ हाउ इट इज अ पॉसिबल, किस तरह से ये पॉसिबल है, तो उसका भी आज हम आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज रखी है, उसकी हेल्प से आप देख सकते हैं कि द की ऑन द रिमेम्बर इज दैट मैनी फिश
that they have a live in extremely cold water, बहुत सारे जो कोल्ड वाटर के अंदर वो जिंदा रहती है, नॉट जस्ट अराउंड एंटार्क्टिका, जो एंटार्क्टिका रीजन के अंदर जो फिश रहती है वो नहीं, सारी फिश की बात कर रहा हूँ कि जो कोल्ड वाटर के अंदर जिंदा रहती है उसकी बात कर रहा हूँ। कैन प्रोड्यूस अ स्पेशल काइंड ऑफ एंटी फ्रीज इन देयर ब्लड, उसके ब्लड के पास एंटी फ्रीज, एक एंटी फ्रीज टाइप का एक एंजाइम, एक केमिकल कंपोजिशन आया है, जिसकी हेल्प से अपनी बॉडी का जो फ्लूइड है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले एटमॉस्फेयर में भी फ्रीज नहीं हो जाता। जनरली हम कोई भी चीज को 0 डिग्री सेंटीग्रेड में या माइनस के अंदर रखे तो बॉडी फ्रीज हो जाती है, अपना खून फ्रीज होता हो जाता है। लेकिन इस तरह के जो कोल्ड रीजन में, जो कोल्ड वाटर के अंदर जो फिशेस, जो एनिमल, एक्वेटिक एनिमल जिंदा रहते हैं, उसकी वजह ये है कि वो होते हैं, वो उसकी बॉडी के अंदर एक एंटी फ्रीज केमिकल्स आया होता है। वो केमिकली ग्लाइकोप्रोटीन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर और प्रोटीन का बना हुआ है। वो उसकी खून के अंदर एक ग्लाइकोप्रोटीन, शुगर एंड प्रोटीन का बना हुआ ये एंटी फ्रीज जो कंपाउंड है वो ब्लड के अंदर सर्कुलेट होता रहता है, जिसकी वजह से जो ब्लड होता है वो ब्लड 0 डिग्री सेंटीग्रेड के दौरान फ्रीज नहीं हो जाता। मतलब फ्रीज नहीं होने की वजह से वो इजीली वहां पे सर्वाइव हो सकते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि एंटी फ्रीज कंपाउंड किसका बना है, और वो ग्लाइकोप्रोटीन एंड शुगर एंड देन आफ्टर बहुत सारे प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होके एंटी फ्रीज कंपाउंड बना है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारे पोलर रीजन है, वहां पे भी बहुत सारी फिशेस इजीली सर्वाइव हो सकते हैं, क्योंकि अपने खून के पास एंटी फ्रीज नाम का वन टाइप ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट है। देन आफ्टर लास्ट हमारा क्वेश्चन कि अ लार्ज वेराइटी ऑफ मराइन इन्वर्टिब्रेट्स, मराइन जो इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल होते हैं एंड फिश लाइव अ ग्रेट डेप्थ इन द ओशन where the pressure could be greater than 100 times the normal atmospheric pressure that we experience. How do they live under such higher pressure, and do they have any special enzyme organism living in such extreme environmental? Show fascinating error of a biochemical adaptation. तो यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि जो नॉर्मल जो अर्थ होती है वहां पे जो प्रेशर होता है, उसी प्रेशर के उसके अलावा जो यहाँ पे डीप ओशन है, जो डेफ है, ग्रेट डेफ ओशन है, वहां पे जो प्रेशर होता है वो 100 टाइम ज्यादा होता है एटमॉस्फेयर प्रेशर से कंपैरिजन में, एटमॉस्फेयर प्रेशर की कंपैरिजन में। तो वहां पे किस तरह से जो बैक्टीरियाज होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो जिंदा रह सकते हैं। तो उस इस तरह के प्रेशर के अंदर ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए कोई एंजाइम है, जिस तरह से फिशेस के पास एंटी फ्रीज कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड था, इसी तरह से जो डेप्थ ओशन में 100 मोर देन जो बहुत सारी डेप्थ के ओशन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जहाँ पे हायर प्रेशर होता है, एटमॉस्फेयर के प्रेशर की मुकाबले 100 गुना ज्यादा प्रेशर होता है, उसी तरह के एटमॉस्फेयर में किस तरह से एनिमल्स होते हैं, सर्वाइव होते हैं, तो उसकी बात करने वाले हैं। तो जनरली द डीप से ऑर्गेनिज्म हैव द सेम प्रेशर एज देयर सराउंडिंग वाटर। जिस तरह से हमने वो 100 डिग्री टेम्परेचर में ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते थे ना, उसी तरह से यहाँ पे भी जितना प्रेशर, मतलब डीप ओशन में जितना प्रेशर होता है, मतलब यहाँ पे इस स्पेसिफिक डेप्थ में जितना प्रेशर होता है, उतना ही प्रेशर अपनी बॉडी के अंदर क्रिएट करते हैं। मतलब दोनों प्रेशर इक्वलाइज हो गए तो वो इजीली सर्वाइव हो सकते। तो सेम प्रेशर एट देयर सराउंडिंग वाटर, दिस दे आर कैपेबल, ऐसा करने में कैपेबल क्यों है, दिस दे आर कैपेबल फॉर सर्वाइविंग इन द क्रशिंग प्रेशर, उस प्रेशर को क्रश करने के लिए, मतलब नॉर्मल करने के लिए वो जरूरी होता है। इस तरह का प्रेशर कहाँ से उसको मिलता है, किस तरह से वो जो प्रेशर, वाटर का प्रेशर है, जितना डेप्थ के अंदर उतना ही प्रेशर अपनी बॉडी का किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, उसके बारे में बात करने की। दिस ऑर्गेनिज्म ऑल्सो पजेस अ लार्ज लंग, उसकी जो इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक फिशेस होती है, डॉल्फिन्स होती है, शार्क होती है, उस तरह के जो एनिमल्स होते हैं, उसके पास लंग्स बहुत बड़े होते हैं फर्स्ट ऑफ, क्योंकि अपनी लंग्स में जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब अपनी बॉडी के अंदर प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा, और ज्यादा प्रेशर वो
जो वाटर सराउंडिंग वाटर का जो प्रेशर है उसके साथ इक्वलाइज होगा। उसके बाद एयर सेक्स सेक आए होते एयर वहां पे स्टोर हो सके, इस तरह के कुछ सेक्स मतलब जगह प्रेजेंट होती है अपनी बॉडी के अंदर, जो हेल्प करती है, हेल्प इन मेंटेनिंग देयर इंटरनल प्रेशर ऑफ द body so as to ever overcome the external pressure. This way the equilibrium is a maintained and a survive also maintain survive also maintain organism. सो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारा कि मैंने आपको बताया कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके जो ओशन के डीप रीजन के अंदर जिंदा रहते हैं, उसकी वजह है कि उसकी बॉडी के लंग्स बहुत बड़े हैं, उसकी बॉडी के अंदर ऐसी कुछ जगह सेक आए हुए हैं जिसकी वजह से उसके अंदर ए प्रेशर क्रिएट होता है, जो सराउंडिंग वाटर का प्रेशर मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर इक्वलाइज होता है, मेंटेन होता है और वो इजीली सर्वाइव हो सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन थे जिसके आंसर हमारे बुक्स में नहीं दिए गए, यहाँ पे मैंने लिख के रखे हुए, आप लिख सकते हैं, फोटोग्राफ्स ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट तक से ले सकते हैं, एक्सेट्रा। उसके बाद सम ऑर्गेनिज्म शो behavioral response to cope with the variation in their environment. Desert lizard lack the physiological ability that the mammals have to deal with the high temperature of their habitat, but manage to keep their body temperature fairly constant by a behavior means. जो हमारी डेजर्ट लिजर्ड है उसके पास बिहेवियरी जो टेम्परेचर मेंटेन करने की एबिलिटी है, मतलब वन टाइप ऑफ एडेप्टेशन है। जो भी हमने या अभी तक बात की थी वो सब बात एडेप्टेशन की ही थी कि किस तरह से एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट रीजन में एडेप्टेशन कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से वे यूज करते हैं वो हमने पहले, मतलब जो एबायोटिक फैक्टर्स है उसको रिस्पॉन्स करते हैं, वो सर्वाइव किस तरह से होते हैं वो तो हमने देखा ही है। मतलब वो सब इकट्ठा करके किस तरह से एडेप्टेशन करते हैं, किस तरह से हायर कोल्ड रीजन में जिंदा रहता है, किस तरह से हायर टेम्परेचर रीजन में जिंदा रहता है, किस तरह से जो एनिमल्स होते हैं वो हायर प्रेशर में भी जिंदा रहने के लिए सर्वाइव होते हैं, एडेप्ट होते हैं, उसकी बात हमने आज की है। तो ये बहुत इजी टॉपिक है, आप नॉर्मली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और ये जो हमारे 3 मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमें याद रखने हैं। उसके अलावा जो प्लांट एडेप्ट होने के लिए जो डेजर्ट रीजन में जो प्लांट एडेप्ट होते हैं उसके लिए जो CAM जो फोटोसिंथेटिक पाथवे है उसके बारे में हमें याद रखना है और वो भी लर्न करना है। दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट इन आवर टॉपिक। नेक्स्ट वी विल डिस्कस next we will discuss the next topic is a population। अब हम बात करने वाले हैं, अब मैंने बात की थी, अब तक हमने बात की कि ऑर्गेनिज्म किस तरह से एडेप्ट होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन। अगर ऑर्गेनिज्म एडेप्ट होती है तो उसकी पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ती है, अगर ऑर्गेनिज्म एडेप्ट नहीं होती तो किस तरह से उसकी पॉपुलेशन कम होती है। पॉपुलेशन रिलेटेड जो ऑर्गेनिज्म के साथ जो उसके जो पिरामिड से कब उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी कब कम होगी, तो उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। हमारा आधा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, 15%। हमारा 15% टॉपिक जो चैप्टर होता है वो पॉपुलेशन डिपेंडिंग है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।